हाय एवरीवन, सीपीसी के लेक्चर सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है ऑर्डर 14 इशू फ्रेमिंग। अब जितने भी अलग अलग इश्यूज़ का जिक्र प्लेडिंग में किया गया है पार्टीज़ के द्वारा, उनको सॉर्ट करते हुए, कम करते हुए मेन कंट्रोवर्सी को डिसाइड करना कि एक्चुअल में मेन लीगल इश्यूज़ है क्या, वो चीज़ कहलाएगी इशू फ्रेमिंग। अब इशू फ्रेमिंग के प्रोविज़न ऑर्डर 14 में दिए हुए हैं सीपीसी में। अब जो मेन काम कोर्ट का शुरू होता है वो ऑर्डर 14 से होता है। उससे पहले ऑर्डर 6-7 की मदद से प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है। फिर ऑर्डर 4 में उसका केस इंस्टीट्यूट होता है। फिर कोर्ट समन भिजवाता है ऑर्डर 5 में। फिर डिफेंडेंट जवाब देता है ऑर्डर 8 में। फिर जब पार्टीज़ कोर्ट में अपीयर होती है तो कोर्ट एग्जामिनेशन करता है पार्टीज़ का ऑर्डर 10 में। उसके बाद ऑर्डर 11, 12 और 19 की मदद से कोर्ट डॉक्यूमेंट वगैरह मंगाता है पार्टीज से। फिर उसके बाद आता है हमारा आज का टॉपिक इशू फ्रेमिंग। कोर्ट ऑर्डर 14 में इशू फ्रेम करता है। ऑर्डर 14 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीपीसी। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। नाउ रूल 1, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। अब रूल 1 में बताया है कि कोई भी इशू जब अराइज होता है जब मटेरियल प्रोपोजिशन एक पार्टी अफर्म और दूसरी पार्टी डिनाई करती है। अब मटेरियल प्रोपोजिशन मतलब जब प्लेंटिफ कोई ऐसी बात कहे या प्रोपोजिशन कहे जो कि उसका क्लेम बताती है, उसको मटेरियल प्रोपोजिशन कहेंगे। और वही दूसरी तरफ अगर डिफेंडेंट ऐसा कोई प्रोपोजिशन कहे जो कि उसका डिफेंस बताती है तो वो मटेरियल प्रोपोजिशन कही जाएगी। और जब ये मटेरियल प्रोपोजिशन इस स्टेज पे आ जाए कि एक पार्टी किसी फैक्ट को अफर्म करे और दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है तो बनता है इशू। और इशू होते हैं दो तरीके के, इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ। इशू ऑफ फैक्ट में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल, बंटी ने चिंटू को 1 करोड़ रुपए दिए। बंटी हाँ कह रहा है और चिंटू इस बात के लिए मना कर रहा है, तो ये हुआ इशू ऑफ फैक्ट। और इशू ऑफ लॉ मतलब जो लॉ से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, बंटी ने चिंटू पे केस किया तो चिंटू ने अपने रिटन स्टेटमेंट में बोला कि जो बंटी ने केस किया है वो बार्ड है, बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, इसलिए इस केस को डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। अब कोई पर्टिकुलर सूट रेस जुडिकाटा से बार्ड है या नहीं, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो कोर्ट सबसे पहले ये डिटरमाइन करेगा कि इशू फैक्ट का है या लॉ का, क्योंकि लॉ के इश्यूज सबसे पहले सुने जाएंगे। जब वो क्लियर होंगे, जब वो डिटरमाइन होंगे, तभी कोर्ट इशू ऑफ फैक्ट देखेगा। उसके बाद कोर्ट प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में ऑर्डर 10 पार्टीज़ का एग्जामिनेशन करेगा। फिर पार्टीज़ का एग्जामिनेशन करने के बाद में पार्टीज़ और उनके प्लेटर्स को सुना जाएगा। फिर उनको सुनने के बाद कोर्ट इशू फ्रेम करेगा। रूल 1 में बस यही लिखा है। नाउ नेक्स्ट इज़ रूल 2, कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इश्यूज़। अब रूल 2 ये कह रहा है कि भले ही मैटर प्रिलिमिनरी इशू पे डिस्पोज हो रहा है, लेकिन फिर भी कोर्ट को जजमेंट में सारे इशू डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर आपके कुछ इश्यूज़ फैक्ट के हैं और कुछ इशू लॉ के हैं और कोर्ट को लगता है कि लॉ के इशू सॉर्ट आउट करने से मैटर डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, तो कोर्ट लॉ के इशू डिटरमाइन करके मैटर डिस्पोज ऑफ कर सकता है। अब रूल 2 बस यही कह रहा है। नेक्स्ट इज़ रूल 3, मटेरियल फ्रॉम विच इशू में बी फ्रेम। मतलब कौन कौन से मटेरियल से इशू बन सकता है, ये रूल 3 में दिया है। पहला, एलिगेशन मेड ऑन ओथ, मतलब शपथ पे जो पार्टीज़ ने बोला है उसके आधार पर। दूसरा, एलिगेशन मेड इन द प्लीडिंग, तो प्लीडिंग के टाइम पे या इंटेरोगेशन के टाइम पे या डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट से जो पार्टी ने बोला है उससे भी इशू फ्रेम हो सकता है। अब रूल 3 बस यही बताता है कि कौन कौन से मटेरियल से इशू फ्रेमिंग हो सकती है, कोर्ट इशू फ्रेम कर सकता है। नेक्स्ट इज़ रूल 4, कोर्ट में एग्जामिन विटनेस और डॉक्यूमेंट बिफोर फ्रेमिंग इशूज़। अब कोर्ट जो है इशू फ्रेम करने से पहले विटनेस और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि करेक्ट इशू डिसाइड करने के लिए पहले विटनेस को एग्जामिन करना है या किसी डॉक्यूमेंट को मंगवाना है, तो कोर्ट ये सब करके ही इशू फ्रेम करेगा। वैसे जनरली कोर्ट विटनेस को एग्जामिन वगैरह सेटलमेंट ऑफ इशू के बाद ही करता है, लेकिन ये स्पेशल प्रोविज़न है रूल 4 में। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई ज़रूरी है कि मतलब कोई भी इशू फ्रेम करने से पहले विटनेस या डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाए, तो कोर्ट ऐसा कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज़ रूल 5, पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट। अब रूल 5 में बस यही लिखा है कि कोर्ट इश्यूज़ को अमेंड भी कर सकता है और अगर ज़रूरत पड़े तो स्ट्राइक आउट भी कर सकता है। मतलब जो इशू उसने ऐड करे थे कोर्ट ने उसको निकाल भी सकता है और नए इशू भी डाल सकता है बाद में एट एनी स्टेज। नेक्स्ट इज़ रूल 6,
क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ मे बाय एग्रीमेंट बी स्टेटेड इन फॉर्म ऑफ इश्यूज। अब रूल 6 में बस यही लिखा है कि अगर पार्टीज खुद ही सेटलमेंट कर लेती है आपस में तो वो क्या करते हैं कि मिलके एग्रीमेंट टाइप बना लेते हैं और कोर्ट में चले जाते हैं उस एग्रीमेंट को बाइंडिंग इफेक्ट देने के लिए। इसमें क्या है कि कोर्ट की एक तरीके से ओपिनियन मांगी जाती है जो कि बाइंडिंग होती है अपने आप में। नाउ द लास्ट इज रूल 7। अब रूल 6 का ही आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन है रूल 7। रूल 7 में बस यही लिखा है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि जो एग्रीमेंट बनाया था पार्टी ने वो गुड फेथ में ड्यूली एग्जीक्यूटेड है या पार्टीज़ का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एग्रीमेंट में, तो कोर्ट जजमेंट सुना सकता है उस बेस पे और उस जजमेंट को फॉलो करते हुए डिक्री भी प्रोनाउंस कर सकता है कोर्ट। अब ऑर्डर 14 में बस 7 ही रूल है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म हुआ और ये कुछ प्रीवियस ईयर MCQs हैं ऑर्डर 14 से रिलेटेड जिनका आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा और आप इस वीडियो लेक्चर का PDF टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।